नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। विशेष कार्यक्रम संभावित में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी अलवर उत्तर के जिला महामंत्री हर्ष यादव जी। बात करेंगे हमारे संभावितों में। एक हर्ष यादव जी का भी चेहरा है। यहाँ संभावित के दो मतलब हैं, टिकटार्थियों की लिस्ट में या लाइन में एक संभावित हो सकते हैं। अगर टिकट के साथ साथ कामयाबी भी मिलती है तो संभावित विधायक भी हो सकते हैं। तो इसी संबंध में हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हर्ष जी से बात करेंगे। तो महामंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी पृष्ठभूमि है, आप राजनीति में आए तो क्या कारण रहे? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, जो घरेलू माहौल है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो क्यों आपको लगा, क्योंकि आप तो होटल व्यवसाय से आते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो ये आप क्षेत्र की जनता या हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर आपको राजनीति में आने का मन कैसे बना और क्या आपकी तैयारियां, क्या एम, क्या विशेष टारगेट के साथ आप राजनीति में आप डेब्यू कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको टिकट मिलता है तो मैं कहूँ कि विधानसभा में आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहें? आदरणीय पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। इस साक्षात्कार के लिए आपने मुझे चुना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरी माताजी और पिताजी दोनों ही शिक्षाविद रहे हैं और एक शिक्षित परिवार में, संस्कारी परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। बात आती है राजनीतिक पृष्ठभूमि की। मेरे परिवार में दादाजी लगातार लगभग 30 वर्षों तक प्रधान रहे और उनने क्षेत्र की सेवा करी और क्षेत्र में अपनी पहचान दी। दादाजी श्री हेमकर्ण यादव जी, जो कि कोट कासिम से लगातार प्रधान रहे थे। सेकंड नंबर बात, मेरा ये पैतृक गांव परिसीमन 2008 में हुआ था। उससे पूर्व तक तिजारा विधानसभा का ही क्षेत्र रहा है। कोट की 84 कह सकते हैं। कोट की 84 कह सकते हैं। 2008 के परिसीमन के पश्चात ये क्षेत्र किशनगढ़ विधानसभा में चला गया और माताजी की पोस्टिंग टपुकड़ा हुई थी 1978 में और मेरा जन्म जून 78 का है। तो मुझे आप पैतृक रूप से टपुकड़ा का निवासी कह सकते हैं। कई बार मुद्दे आते हैं, उनमें कुछ बातें भी आती है, तो उसमें भी मैं स्पष्ट कहूँगा कि मेरा जन्म तिजारा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। मैंने पहली वोट तिजारा विधानसभा क्षेत्र में डाली। मेरा कार्य क्षेत्र तिजारा विधानसभा क्षेत्र रहा और तिजारा विधानसभा का मैं स्थानीय चेहरा हूँ। जब मैं एक अच्छे परिवार से आया हूँ, एक अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया है, साथ में ही मेरी शिक्षा दीक्षा भी संस्कारित रूप से हुई है। मेरी उच्च शिक्षा राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस जयपुर से रही। जयपुर से आने के बाद में मैंने व्यवसाय शुरू किया। राजनीति में रुचि शुरू से ही रही, या ये लगा लो कि परिवार और गांव की पृष्ठभूमि ऐसी थी कि शुरू से ही राजनीति मेरे ब्लड में रही। जिस समय मैं अपनी शिक्षा पूरी कर के आया, उस समय सबसे पहले मैंने अपने आप को सामाजिक रूप से अपने आप को स्थापित किया। और बंधुवर, आप जैसा
देखते भी हो, मानते भी हो कि आदमी जब तक स्वयं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता, उससे पहले राजनीति करना कहीं ना कहीं हमें भी दिक्कत होती है। और जब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते तो पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ या पारिवारिक व्यवस्थाएं भी हमें डिस्टर्ब करती है। तो सर्वप्रथम मैंने स्वयं को और अपने परिवार को स्थापित किया, अपने सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपरली डेवलप किए, ताकि मैं एक साफ सुथरी राजनीति कर सकूं। जब मेरे आय के स्रोत ऐसे हो गए कि मैं अपने आप को महसूस करने लगा कि अब मैं अपनी राजनीति कर सकता हूं, मेरे आय के स्रोतों से परिवार का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, और राजनीति के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे भी मैं वहन कर सकता हूं, जिससे राजनीति मेरी सुचारू रूप से चलती रहे। और किसी तरह की पैसों के अभाव के कारण जैसे लोग बाग कई ओछी राजनीति करते हैं, इस तरह की ना तो मैं ओछी राजनीति में विश्वास रखता और ना मैं ऐसी ओछी राजनीति करना चाहता। पैसों का कोई भी दाग मैं अपने ऊपर लेकर के नहीं चलना चाहता। तो पहला मेरा ध्येय था कि मैं अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम करूं। इसके बाद में आप बात करते हैं कि मैं राजनीति में क्यों आया। राजनीति में हमारे देश में जो बदलाव की राजनीति आ रही है, उसमें पढ़े लिखे नौजवानों की आवश्यकता है, और राजनीति क्षेत्र को एक नया दिशा दे, एक नए मापदंड स्थापित करे, जनता की सेवा भाव हो। इन सभी बातों को, विचारों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने राजनीति में आने का विचार किया। और मेरा पहला राजनीति का मंत्र है कि राजनीति में मैं साफ सुथरी छवि से आया हूँ, और राजनीति से जब मैं निवृत्त हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, तो भी मेरी छवि साफ सुथरी रहे, बेदाग रहे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि जो मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है, जो बेदाग पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर कोई भी लांछन या आरोप लगे। साफ सुथरी राजनीति करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। और तिजारा को, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, संस्कारवादी परिवारों से आता हूँ, एक नए मापदंडों तक मैं तिजारा को विकास कर करके ले जा सकूं, ये मेरा पहला और आखिरी ध्येय होगा। जब तक मेरे तिजारा के हर घर में रोजगार नहीं हो, जब तक मेरे तिजारा की बालिका पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर करके शिक्षा नहीं ले सके, जब तक मेरे तिजारा की महिला चैन स्नैचिंग के खौफ से बेखौफ होकर के नहीं घूम सके, जब तक मेरे तिजारा के बंधु रोड पर चलते हुए मोबाइल स्नैचर से भयभीत नहीं हो, तब तक शायद विकास सुरक्षा के मापदंड तिजारा के पूरे नहीं होंगे। अर्थात मेरे कहने का एक तात्पर्य है कि तिजारा को मैं भयमुक्त कर करके और शिक्षा और रोजगार के द्वारा उच्च डगर पर लेकर के चलूं, ये मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है कि राजस्थान में जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में तिजारा का राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष और दुनिया भर में नाम है, इसी तरह से तिजारा विधानसभा के इतने विकास हों कि विकास के नए आयाम छुए और विश्व मानचित्र पर तिजारा
अपनी एक अमिट पहचान बनाए, ये मेरा ध्येय है। तो हर्ष जी ने एक परिचय के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारा ध्येय ये है कि जो भी हमारे संभावित हैं, टिकट की जो लाइन में हैं, जो आने वाले हमारे संभावित विधायक हैं, उनकी जानकारी आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। एवन इंडिया की ये पहल है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारे टिकटार्थी ऐसे आते हैं या बहुत सारे टिकट लेकर ऐसे प्रत्याशी आते हैं, जब उनको टिकट मिलती है तो लोग ताज्जुब करते हैं कि इनका तो नाम ही नहीं सुना था, इनको टिकट मिली कैसे। तो हम उसी पहल के साथ मैदान में हैं। हमारा सबसे पहले ध्येय यह है कि जो भी संभावित हैं उनका परिचय, उनकी पृष्ठभूमि आप तक लेकर के आएँ, क्योंकि आप जिनको चुनने जा रहे हैं उनकी जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हर्ष यादव जी का ये रहा एक अभी तक का एक वो टारगेट कि वो राजनीति में क्यों आए, और एक संक्षिप्त शब्दों में उनका परिचय। अब बात आती है, क्योंकि वो व्यापारिक तबके से आते हैं, बेशक उनका जो बैकग्राउंड है, जैसा कि हर्ष जी ने बताया कि वो कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित है। माता पिता जी जो हैं वो शिक्षाविद हैं, और इनका अपना एक होटल व्यवसाय का एक रोजगार, या यूँ कहें कि स्वयं का बिजनेस है। जब एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन जब राजनीति में आता है तो उसके मन में भी कुछ ना कुछ टीस होती है, क्योंकि टीस तब होती है जब आप कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार के शिकार हुए हों, किसी अनदेखी के शिकार हुए हों, आपने अपनी सच्चाई की डगर पे चलते हुए बहुत सारे वक्त के थपेड़े खाए हों, यानी कोई ना कोई आपके अंदर टीस हो। जैसा कि हर्ष जी ने कुछ देर पहले कहा कि उनके दिमाग में भी, दिल में भी एक टीस थी, तो मैं उसी टीस की बात करने जा रहा हूँ। हर्ष जी, वो एक लम्हा आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस दिन आपने ये मन बनाया कि मुझे राजनीति में सक्रिय रूप से जाना चाहिए, और कौन सा वो आपके साथ वाकया रहा या कोई ऐसी घटना, क्योंकि हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है जो उसके जीवन को बदल के रख देती है। क्या कोई आपके साथ इस तरह की घटना घटित हुई जिसने आपको राजनीतिक मैदान में आने पे मजबूर कर दिया, या ये रहा कि आपने कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं देखी जिनको देखकर आपसे रहा नहीं गया कि अगर मैं सिस्टम में आया, मैं अगर विधायक बनता हूं यहाँ पर, तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि किसी न किसी कामयाबी के पीछे या एक सफलता के पीछे असफलता छुपी होती है। वो कौन सी असफलता थी? आदरणीय पत्रकार बंधु, मैं बहुत सौभाग्यशाली स्वयं को मानता हूं कि मैंने कभी ऐसी चीज स्वयं के लिए महसूस नहीं की कि जो मेरे अंदर कोई टीस पैदा करे, या मैं किसी से दुर्भावना रखूं, या मैं ऐसी कोई बात महसूस करूं कि किसी से मुझे ईर्ष्या हो। राजनीति को मैं साफ सुथरी राजनीति करने के लिए इस क्षेत्र का चयन किया है मैंने, राजनीति क्षेत्र का। दूसरे नंबर बात, मैं जो यहाँ के संभावित आसार्थी हैं उनमें सबसे ज़्यादा ITR भी शायद मेरी ही सबसे ज़्यादा भरी जाती होगी। तो कभी ऐसी अभावों की ज़िंदगी या अभाव मैंने नहीं देखा। परिवार का नाम होने के कारण, पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के कारण मुझे कभी ऐसे किसी भी कार्य के लिए धक्का खाने की पोजीशंस नहीं आई। लेकिन मैं जब दिल्ली की तरफ से आता हूं तो सबसे पहले हमारा सिंह द्वार भिवाड़ी आता है। उसकी बदहाल व्यवस्था, वहाँ की रोडों की बदहाल व्यवस्था देखता हूँ तो मेरा दिल रो बैठता है कि जिसको हम सिंह द्वार कहते हैं, जो भारत की राजनीति के, भारत की औद्योगिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, उसमें जब हम प्रवेश करते हैं, हमारे प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, तो बारिश के दिनों में तो
पोजीशंस ये हो जाती है कि शायद हमें नौकायन कर करके ही भिवाड़ी या आगे प्रवेश करना पड़े। जगह जगह जाम की पोजीशन से रोड टूटे रहते हैं। भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो मजदूर भाई हैं उनको प्रॉपरली कंपनियों तक जाने के लिए यातायातों की सुविधा नहीं है। वो कभी टेम्पो में लटके जाते हैं। हमारे यहाँ के रोड जिसको हम जनपथ कहते हैं उसकी हालत ऐसी होती है कि आस पड़ोस में रहने वाले और वहाँ के मकान और दुकानें रोजाना एक एक बिलांद गर्द से भरी रहती है। उससे हम और आगे निकले तो टोल टैक्स पर पहुंच गए, जिसको टोल प्लाजा मटिल्ला खिजूरीवास के आसपास है। उस टोल प्लाजा की पोजीशंस देखता हूं तो मुझे मेरे शहरी क्षेत्र में रहने वाले भाई बंधुओं की याद आती है कि अपने घर से फैक्ट्री, घर से स्कूल, घर से कार्य क्षेत्र तक जाने के लिए उनको टोल टैक्स देना पड़ता है, जो कि हमारे इन साथियों के साथ, हम सभी यहाँ के रहने वालों के साथ में एक अन्याय है। इसकी आवाज़ भी हमने उठाई थी तो हमारी 2013 से 18 में भाजपा सरकार ने न केवल भिवाड़ी के बल्कि पूरे राजस्थान के सभी निजी वाहनों का टोल फ्री कर दिया था। लेकिन इस घोषणाजीवी निरंकुश अशोक गहलोत जी की सरकार ने आकर के दोबारा से टोल शुरू कर दिया। टोल से आगे आते हैं, बारिश के दिनों में हमारी सड़कें मेरे ख्याल से महासागर में तब्दील हो जाती है। पानी के दरिए बहते रहते हैं। पत्रकार बंधु, आप भिवाड़ी से लेकर के भिंडूसी तक का सफ़र बारिश के दिनों में बिना अपनी गाड़ी का एक्सल तोड़े हुए, बिना अपनी गाड़ी का टायर फाड़े हुए आप पूरा नहीं कर सकते। एक एक डेढ़ घंटा लग जाता है। ये तो रही हमारी यातायात की पोजीशंस। फिर मैं देखता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कुछ समय पहले का आपको एक गोतोली का कांड भी याद होगा। हमारी बच्चियां पड़ोस के गांव के स्कूल में जा रही थी तो वहां नड़े में बैठे हुए कुछ मुस्लिम युवकों ने, और मुस्लिम युवक भी क्या, कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके साथ अश्लील हरकतें करी, अश्लील इशारे किए। उस दिन मेरा दिल वेदना से रोया कि हमारी उन छोटी छोटी बच्चियों का क्या दोष है, कहाँ वो सुरक्षित है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में विशेष समुदाय के द्वारा बार बार हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। उनको पूजा अर्चना करने से रोका जाता है, उनके मंदिर को जाकर के अपवित्र कर दिया जाता है, बार बार उनके साथ अत्याचार किया जाता है। मेरा दिल वेदना से रो उठता है जब इस तरह का अत्याचार इस समुदाय विशेष के द्वारा किया हुआ मैं जब महसूस करता हूँ, देखता हूँ तो आत्मा रोती है मेरी। शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था नहीं। जो भिवाड़ी अपनी उद्योगों के कारण विश्व जगत में अपनी पहचान बनाए हुए है, उस भिवाड़ी में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं। जहां पर राजस्थान के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स नौकरी कर रहे हैं, उस भिवाड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज तक नहीं। अगर मैं पत्रकार बंधु इन सारे बातों को आपको बताने लगूं तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं साफ सीधे शब्दों में कहता हूं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो और यहाँ का प्रदूषण हो और चाहे यहाँ का अपराध हो, बेलगाम यहाँ अवैध खनन के दौड़ते हुए सुरसा रूपी ये डंपर हो, इनने मजबूर मुझे सोचने को मजबूर किया कि जो तिजारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होकर के अति विकसित होना चाहिए था,
वो तिजारा गलत प्रतिनिधित्वों के हाथ में जा करके रसातल की तरफ जा रहा है। इन चीज़ों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया और मैंने राजनीति में आने का फैसला किया। बिल्कुल, अपने जो भी एक समस्याएं नज़र आई, जो भ्रष्टाचार की कहें या शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समस्या इन्हें महसूस हुई, उनकी बात करें। राजनीति में आने से पहले नेता चाहे किसी भी पार्टी से आए, कोई भी हो, सभी अच्छे माहौल की बात करते हैं, अच्छे शुद्ध राजनीति की बात करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि समय के कारण अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, कुछ सोच बदल जाती है, कुछ व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, कुछ हालात बदल जाते हैं। आज से इस संभावित कार्यक्रम में हम एक सेगमेंट और जोड़ने जा रहे हैं। हर्ष जी, हम ये आप ही से शुरुआत करना चाहते हैं। हर संभावित, हर नेता या जो भी राजनीति के क्षेत्र में है, जैसा आपने कहा कि मैं इनको दूसरे शब्दों में कहूँ, शॉर्ट शब्द में कहूँ तो शायद ये होगा कि आप तिजारा की सेवा करना चाहते हैं। अगर सेवा ही करना चाहते हैं तो राजनीति ही क्यों जरूरी है, राजनीतिक पार्टियां ही क्यों जरूरी है? वो तो एनजीओज के माध्यम से भी की जा सकती है। इसके पीछे क्या कारण है, ये क्या नेक्सस है, ये और बताने का प्रयास करें। पत्रकार बंधु, मैं अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों से मैं भी जुड़ा रहा हूँ, मेरे पिताजी और माताजी भी जुड़े रहे हैं, और एक ट्रस्ट तो हम चला रहे हैं, नई उमंग चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें हम 12-13 सदस्य हैं और सभी सदस्य उच्च शिक्षित हैं। 2 डॉक्टर हैं, सीए हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, और सेवा भाव से हम उस ट्रस्ट को चलाते हैं। और कभी भी हमने उस ट्रस्ट को लेकर के ढिंढोरा नहीं पीटा कि हम जनता की या रुग्ण मानवता की क्या सेवा कर रहे हैं। अभी आपने इससे पूर्व में एक प्रश्न किया था, उसी को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहूंगा। लोग अलग अलग दावा करते हैं, अलग अलग कहते हैं। मेरा पूर्व में लोहे का व्यवसाय रहा, उसके बाद में होटल इंडस्ट्री में आया। दोनों ही इंडस्ट्रियां, दोनों ही बिजनेस मेरे उद्योगों से निरंतर जुड़े रहे हैं, और उद्योग जगत से मेरे बहुत सामंजस्यपूर्ण उनके साथ में व्यवहार रहा, और सामंजस्य बैठा करके हमने साथ काम किया है। मैं हमेशा इस प्रयास में लगा रहा कि मेरे क्षेत्र के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इन स्थानीय कंपनियों में मिले। आज से पूर्व भी मैं सैकड़ों बच्चों को, या सही डाटा अगर मैं कहूँ तो 700 से ऊपर बच्चों को मैं स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलवा चुका हूँ। मेरा एक ध्येय ये भी है कि मैं ज़रूरतमंद बच्चों को स्थानीय कंपनियों में सामंजस्य बैठवा करके रोजगार दिलवाऊं। इससे पूर्व में हमारे कई नेतागण उन्होंने प्रयास किया। मैं पावर में नहीं होते हुए, मैं किसी सत्ता में नहीं होते हुए भी हमारे भाइयों को मैंने रोजगार दिलवाया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कंपनियों में रोजगार दिलवाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे से तो आप कंठस्थ लिस्ट ले लो कि कितनी एमएनसी कंपनियों में मैंने अपने भाइयों को रोजगार दिलवाया है। राजनीति में रह कर के हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो राजनीति से बाहर नहीं कर सकते। मेरे पास पूरे विधानसभा को विकास की डगर पर ले जाने का प्रॉपर रोड मैप तैयार है। उद्योग और आम जगत के बीच में, आम जन के बीच में मैं कैसे सामंजस्य बैठा सकता हूं,
ये अगर मैं एक राजनीतिक पद पर होऊंगा तो ये मुद्दा विधानसभा में उठा करके और इसके अनुरूप कानून भी बनवाने की व्यवस्था कर सकता हूं। आज तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो अपने रिलेशंस के कारण कर रहे हैं। जब हम सत्ता पक्ष में होंगे तो इसके अनुरूप कानून बना करके उन कार्यों को कानून का मूर्त रूप देख करके लोगों की सेवा करने का मेरा ध्येय है। इसलिए राजनीति में मैं आना चाह रहा हूँ। तो हर्ष जी ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में, बहुत कम समय में अपने बारे में भी बताया। क्या उन्होंने चीज़ों को देख करके महसूस किया है, किन असुविधाओं से परेशान होकर, या ये यूं कहूं कि असुविधाओं से आहत होकर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया? क्योंकि मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि कोई ना कोई तो ऐसी टीस होती है, कोई ना कोई तो ऐसी अव्यवस्था होती है जिसके कारण आप राजनीति में या उस मैदान में आने को मजबूर होते हैं जहां से व्यवस्थाओं को बनाया और बदला जा सकता है। पूरे इस साक्षात्कार में आपने सुना कि हर्ष जी हैं जो, उनका क्या एम है, वो क्यों राजनीति में आना चाहते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप A1 इंडिया के साथ बने रहिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें।